नमस्कार, N1 लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। भारतीय सेना का एक बेहद समृद्ध इतिहास है। भारतीय सैनिकों ने केवल आज़ादी के बाद ही नहीं कि युद्धों में ही गौरव गाथा नहीं लिखी है, बल्कि उससे पहले भी, चाहे दोनों विश्व युद्ध रहे हों या उससे पहले भी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर अपनी बहादुरी की हमेशा मिसाल कायम की है। भारतीय सेना का इतिहास केवल 1947 के बाद ही शुरू नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आज देश भर में हमारे इतिहास को लेकर बहस छिड़ी हुई है, भारतीय सेना भी उससे अछूती नहीं है। भारतीय सेना की जो धरोहर है वो आज़ादी के इन 75 सालों से कहीं ज़्यादा पुरानी है। ये भी सही है कि भारत उस समय पराधीन था। भारतीय सैनिकों ने जो खून बहाया वो अपने कॉलोनियल मास्टर्स के लिए बहाया। तो क्या उस गौरवशाली इतिहास को भुला देना चाहिए? क्या उस ज़माने की फतुहात गुलामी का प्रतीक हैं? ये सवाल आज क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसकी वजह है भारत सरकार की एक बेहद अहम तजवीज़। दरअसल भारतीय सेना अपने अंदर कई बदलाव लाने की तैयारी में है। किस प्रकार के बदलावों का प्रस्ताव है, किस प्रकार ये हमारी फ़ौज को प्रभावित करने वाले हैं, इन बदलावों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनदीप बाजवा। बाजवा साहब मिलिट्री इतिहासकार हैं और रक्षा और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। बाजवा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने भी ये खबर आज देखी होगी कि बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन करने जा रही है भारतीय फौज के अंदर भारत सरकार। तो किस तरह के ये परिवर्तन है, पहले तो हमारे दर्शकों को यही बता दिया जाए कि किस किस तरह के ये परिवर्तन होने जा रहे हैं, क्या क्या बदलाव जो है उनका प्रस्ताव है, थोड़ा उसकी एक बार हमें जानकारी दीजिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उनके क्या वजहें हैं और उनके आगे क्या होने वाला है उसकी वजह से, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो प्रस्ताव हैं, अगर उनको देखिए, अब तक तो ये कहा गया कि ये सिर्फ विचाराधीन है जी, मगर हमने देखा है कि ये जो सरकार है वो इसी तरह से काम करती है कि पहले ये भी इसकी इसी मामले में आपको बताता हूँ कि पहले कुछ लीक किया गया कि जी कुछ फोटो अपना कैमरा से कोई दस्तावेज की कोई कॉपी बना के सोशल मीडिया पे लगाई। अच्छा, फिर वो दूसरे मीडिया वालों ने वो उठाई खबरें वगैरह। तो फिर ये मतलब ये एक किस्म का जो है ना, जनता की जो की प्रतिक्रिया है वो देखने की कोशिश है। तो इस तरह से ये करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ विचाराधीन नहीं है, ये जो है ना प्रस्ताव ये लागू किए जाएंगे। और काफी देर से बातें हो रही हैं, ऐलान भी किया था प्रधानमंत्री ने, प्रधान ने सुझाव भी दिया था, ऐलान भी किया था। तो मुझे जो लगता है कि ये जो जितने भी प्रस्ताव हैं ये लागू किए जाएंगे। और इनमें जो अहम बात ये है कि इससे जो एक भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं उनका कायाकल्प किया जाएगा। ये खास ये तो ज्यादातर ये प्रस्ताव तो फौज के कोई लागू है, थल सेना को लागू है, तो उसके साथ एक पूरा कायाकल्प किया जाएगा। और ये नहीं बताया गया कि भाई उसकी जगह पे ये हटा के, तो ये जो चीजें वगैरह सब हटा के तो फिर क्या उनकी जगह पे क्या लिया जाएगा। तो मतलब ये है कि मेरा जो कहना है कि इस वक्त बड़ी गंभीर स्थिति है। LAC पे चीन के साथ मुकाबला चल रहा है, पाकिस्तान के साथ भी मुकाबला चल रहा है LOC पे, कश्मीर में बगावत है, यहाँ पे अपना पूर्वोत्तर में भी कई जगह पे बाजवा साहब, इन सभी मसलों पर हम आएंगे। सबसे पहले जरा ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव होने क्या जा रहे हैं। मैंने जो आज खबर पढ़ी है उसके हिसाब से यूनिफॉर्म्स भी चेंज हो रही हैं, रेजिमेंट्स के नाम भी चेंज हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो आर्मी एरियाज़ के अंदर जो पार्क्स हैं, जो इमारतें हैं, जो सड़कें हैं, उनके जो नाम हैं वो भी चेंजेस होंगे। तो लगभग जैसे कि आपने कहा कि कायाकल्प एक तरह से भारतीय फौज का होने जा रहा है। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि जो है सड़कों के नाम भी बदल दिए जाएं और जो हमारा इतिहास है, ख़ास तौर पर जो हमारी आर्मी का, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का इतिहास है, उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाए? तो बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि अपने रंग में सेना को डाल दिया जाए, तो वो अपनी कोशिश पे लगे हुए हैं। तो ये
जो है ना मेरे ख्याल में कि ये इस बात के ऊपर एक राष्ट्रीय अपना गोष्ठी होनी चाहिए, एक नेशनल डिबेट होना चाहिए कि ये क्या जरूरी है कि नहीं। अब आप देखिए, अगर आप देखें कि ये अगर आप कहें कि उपनिवेशी परंपराएं हैं, तो जी आप देखो कि जितनी भी सरकारें हैं जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं, उनको दबाने के लिए देशद्रोह का कानून इस्तेमाल करते हैं। देशद्रोह कानून क्या है, कौन दे के गया? अंग्रेज के गए हैं। जो भारतीय अपना पीनल कोड है वो भी अंग्रेजों की देन है। जो पुलिस एक्ट है वो भी 1861 का, वो भी अंग्रेजों की देन है। ये क्यों नहीं बदलेगे अभी तक? जी, सिर्फ फौज के ऊपर कहर क्यों ढाया जा रहा है? ये क्यों नहीं बदलेगे? और भी देखो सारी चीजें, आप जो आपका रेलवे का जो निजाम है, सब ये अंग्रेजों को दिया हुआ है सारा। जो ठीक है, आधुनिकीकरण हुआ है, मगर एक बेसिक ढांचा तो वो अंग्रेजों को दिया, तो वहां से क्यों नहीं शुरू किया? तो ये जो है ना, जो एक सबसे बड़ी जो और सबसे ताकतवर और सबसे रिस्पेक्टेड जो इस देश में एक संस्था है, जो कि मल्टीकल्चरल है, जो कि कंजर्वेटिव है और ताकतवर है, उसको बदलने की कोशिश है। और नीचे से स्तर से कर रहे हैं, अग्निपथ को लागू करके, और अब जो है ना पूरा कायाकल्प करने की कोशिश है। तो ये सोचना है हमें देशवासियों को कि क्या ये देश के हित में है, क्या ये फौज के हित में है, क्या ये हमारे हित में है, कि आखिर जो ये झंडे हैं, ये जो वर्दियां हैं, ये जो पलटने हैं, ये जो परंपराएं हैं, उनके लिए जवान अपनी जानें देते हैं, अपना खून बहाते हैं। ये सिर्फ देश के लिए नहीं लड़ते, ये अपने पलटनों के लिए लड़ते हैं, पलटन की गौरव के लिए, पलटनों की इज्जत के लिए, पलटन की गैरत के लिए। नाम, नमक, निशान, ये 3 चिन्ह होते हैं। जी हमें देखना चाहिए कि भी ये क्या अपना इससे देश को फायदा होगा, तो फौज को फायदा होगा कि नहीं। जी बिल्कुल। भाई साहब, मैं उसी पे इस पर भी आऊँगा। उससे पहले मैं यही बस ये जानना चाह रहा था, ये क्या है कि आज देश में हमारे इतिहास को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। किसी न किसी तरह से जो हमारा, चाहे वो ब्रिटिश ज़माने का इतिहास रहा हो या उससे पहले मुग़ल ज़माने का इतिहास रहा हो, उसके जो सिंबल्स हैं, उसके जो प्रतीक हैं, उनको किसी तरह से मिटाने की कोशिश, चाहे वो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, चाहे वो सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, मार्गों के नाम बदले जा रहे हैं, उसी कड़ी में इसको देखा जा रहा है। तो जो जवान जिन्होंने दोनों वर्ल्ड वार्स के अंदर अपनी जान कुर्बान की, या जिन्होंने उससे पहले की जो लड़ाइयाँ हुई, ख़ास तौर पर पिछली बार जब हमने बहस की थी तो हमने सारागढ़ी की बात की थी, तो वो जवान जो हैं उन्होंने जो शहादतें दी हैं, क्या हमें उनको भूल जाना चाहिए? देखिए, ये तो सही है कि 1947 से पहले अंग्रेजों के लिए लड़े, मगर सब पुलिस भी अंग्रेजों के लिए काम करती थी, जो आपकी प्रशासनिक सेवाएं वो भी अंग्रेजों के लिए काम करते थे। तो अकेले फौज ही नहीं थी। मगर आपको ये देखना है कि अब आप एक बड़ा देश, आप अपने आप को एक बड़ा देश साबित करना दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो बड़े स्तर पे जाके अपना G20 से निकल के आप G7 में जाना चाहते हैं, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने भी कुर्बानियां दी हैं। आपको पता है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है, किन देशों ने बनाया, कि जो दूसरी विश्व युद्ध के जो विजेता थे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को बनाया, तो उसमें हम भी शामिल थे। तो अगर हम G7 में जाना चाहते हैं, G8 में जाना चाहते हैं, तो हमें भी ये दिखाना पड़ेगा कि भी आप देखो कुछ देश हैं G7 में जिनके 40-50 हजार लोग शहीद हुए हैं दूसरे विश्व युद्ध में। हमारे दोनों विश्व युद्ध में मिला के 1,76,000 जवान शहीद हुए हैं, और 25 लाख अपना जवानों की फौज थी दूसरे विश्व युद्ध में। पहले विश्व युद्ध में 15 लाख जवानों की फौज थी। तो ये तो कई जो देश हैं, उनकी आबादी से ज्यादा तो हमने जवान भेज दिए थे, और कितना जो हमारा जो हिस्सा था माल की तरफ से और पैसों की तरफ से, उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा इनको कि हमने भी कुर्बानियां दी है, हमने अपना लड़ाई लड़ी है कि फाजियाबाद के बाद
नाजीज्म के खिलाफ। तो अगर आप इस वक्त आप उस सबको मिटाना चाहते हो तो फिर ये जो दूसरे आप सपने देख रहे हैं G7 के, तो आप छोड़ दीजिए। तो आपको पता कि चीन भी तो उस वक्त अमेरिका के और बरतानिया के साथ था जापान के खिलाफ। जी बिल्कुल। अब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। तो ये जो है ना सोच समझ के करना चाहिए। और ये सिर्फ एक मतलब कलम के से एक लकीर लगा के आप ये नहीं कर सकते। तो फिर तो आपको देश सारा कुछ आपको बदलना पड़ेगा। तो आप आधुनिक युग में ले जाएं देश को। ये क्यों पैंट कमीजें क्यों पहनते हैं आप? हाँ जी, ये आप गाड़ियों में क्यों बैठते हैं? तो पुष्प विमान में क्यों नहीं बैठते? ये अब टेलीविजन क्यों होता? आपके पास संजय की दृष्टि होनी चाहिए। ये क्यों ऐसी बातें? तो अब ये बिल्कुल भाई साहब, आपने पहले जैसे कहा कि अभी ये फिलहाल तजवीज़ात हैं, एक प्रस्ताव है, अभी इसके ऊपर बहस होनी है, एजेंडा अभी एक तरह से आया है। तो अभी तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर एक सार्थक बहस चलेगी। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और, जो हम जिसकी शुरुआत भी आपने की थी, वो रेजिमेंट्स का जो मुद्दा है, जो पलटनों का मुद्दा है, वो बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। हमारी पलटनें जो हैं वो कुछ कास्ट बेस हैं, कुछ एथनिसिटीज़ के ऊपर आधारित हैं, अंग्रेज़ों की बनाई हुई पलटने हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो जवान है हमारा न सिर्फ देश के लिए अपनी जान देता है, बल्कि अपनी पलटन की शान के लिए भी, पलटन की इज़्ज़त के लिए भी जान देता है। तो ये अगर फैसला होता है पलटनों के नाम बदलने का, और अभी क्या होंगी ये तो अभी कुछ साफ नहीं है, तो ये कितना आपको लगता है कि ये सेंसिटिव इशू है, और इसके क्या जो है वो इसका रद्द-ए-अमल क्या होने वाला है? बड़ा नरमो नाजुक मामला है जी, संवेदनशील मामला है। इसको आप इसके बड़े अपना आराम से चलना चाहिए। इसके बारे में लोगों के जज्बात इसमें के साथ जुड़े हुए हैं। आप हरियाणा में जाएं तो वहाँ रोहतक में जाएं, झज्जर में जाएं, सोनीपत में, तो वहाँ जाट रेजिमेंट के नाम पे रागनियां गाई जाती हैं गाँव में, शादी ब्याह में। यहाँ वैसे सामाजिक इकट्ठ जो होते हैं वहाँ पे रागनियां गाई जाती जाट रेजिमेंट की। आप यहाँ पंजाब में आए तो वहाँ आप अपना हरमंदिर साहब में जाएं, आप अमृतसर में, तो वहाँ पे उनके पत्थर लगे हुए हैं सिख रेजिमेंट के जो शहीद हुए हैं जवानों, उनकी यादगारें लगी हैं, स्मारक उनके यादगारी स्मारक उनके बने हुए हैं हरमंदिर साहब में। तो ये आप इसको इतनी आसानी से आप करते। असम में आप पूर्वोत्तर में जाएं, वहाँ पे असम रेजिमेंट की अपना के ऊपर इतना फख्र करते हैं लोग। हाँ जी, तो आप इधर हिमाचल में जाएं तो डोगरा रेजिमेंट के गुण गाते हैं। वो तो गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं डोगरा रेजिमेंट के नाम पे। तो ये जो है ना बड़े आराम से चलना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि भी जातिवाद को बढ़ाना करना, मगर ये एक लोगों का जज्बा है, तो वो उसको सोच के समझ के इसको करें। अगर इसका कुछ करना है तो ये पहली बात तो ये नेशनल डिबेट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भी आप वक्त भी देखें ना, क्या वक्त है कि भी चारों तरफ से आप तो दुश्मनों से घिरे हुए हैं। उस वक्त आप ये इतना ज्यादा कायाकल्प कर रहे हैं फौज का, तो ये क्या ये सियानी बात है? एक तरफ तो आप बोलते हैं कि आधुनिक हथियारों से लैस करनी है अपनी फौज, दूसरी तरफ से आप जो मानसिक जो मापदंड है उससे आप फौज को कमजोर कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए और इसमें हर एक की राय लेनी चाहिए। ये मतलब एक तानाशाही की तरह से ये ऐसे काम नहीं होना चाहिए। और अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो अपना जितने भी ये प्रपोजल है वो इस पर विचार नहीं हो रहा, विचार नहीं हो रहा, ये लागू ही होंगे। ये तो चलो ठीक है कि भी कहने की बात है, पर ये लागू होने के लिए इनको लीक किया गया और इनको लाया गया आगे सामने। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब देश को फैसला करने पड़ेगा इसके बारे में। ये देखिए, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, रणनीतिक मामले हैं, सामरिक महत्व के ये मामले हैं। तो आपको लगता है कि सरकार जो है वो इस पूरे के पूरे इश्यू को कहीं ना कहीं ट्रिवियलाइज कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत हल्के में इस चीज़ को ले रही है, और इसका खामियाजा जो है वो देश को भुगतना पड़ सकता है? नहीं, ये कोई पहली दफा हो रहा है। आपने देखा डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और जितने भी और जो ये कृषि कानून लाए गए हैं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं।
वहां आप देखो पार्लियामेंट तक को उनको उन पर बहस नहीं करने दिया, उनको लागू कर दिया बस एक तानाशाह की तरह। तो ऐसे को काम नहीं चलता। तो आप और भी और करी जा रहे हैं, आप सशस्त्र सेना को कमजोर कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। तो ये सोचना चाहिए। और पर या तो सारे ही बोलते नहीं जी नहीं, एक दफा वो लगे तो पत्थर पे लकीर है जी, ये बदल नहीं सकता। वो देखना पड़ेगा आपको, अपना इसका विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल। वाहिद साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि अब जैसे ये परिवर्तन किए जा रहे हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म को लेकर परिवर्तन है, रेजिमेंट्स के नाम को लेकर परिवर्तन है, या सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, या बीटिंग द रिट्रीट को जैसे कहा जा रहा है कि ये समाप्त कर दिया जाएगा, तो जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस है, क्या उनके साथ इस तरह के फैसलों का कोई वाबस्तगी है, कोई संबंध है, या उसके लिए मिलिट्री में और कई तरह के जैसे थिएटर कमांड की बात होती है या कुछ और जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात होती है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए? देखिए, बात ये है कि जो एक सशस्त्र सेना में एक मानना है एक चीज का, द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स द मोस्ट, कि आपके पास जितनी बड़ी तोप हो, उसको चलाने वाला जब तक कार्यकुशल ना हो, जब बहादुर ना हो और एक प्रोफेशनल ना हो, तो उस तोप का, उस हथियार का, उस हवाई जहाज का, उस अपना समुद्री जहाज का कोई फायदा नहीं जी। तो जब आपके पहले ही आप सशस्त्र सेना को कमजोर कर रहे हैं ये अग्निपथ की स्कीम लागू करके, और फिर आप ये भी चीजें ला रहे हैं जिससे लोग किसी चीज पर फख्र नहीं कर सकते। अच्छा, आप बीटिंग रिट्रीट की आप बात कर रहे हैं, ये कहां से इन्होंने मान लिया कि भी अंग्रेजों का दिया गया है? और ये तो हमारे भारतीय जो राजा थे वो शाम के वक्त जैसे किले थे, किले के ऊपर से रण बांकुरे बजाए जाते ताकि जो कुछ दस्ते बाहर भेजे जाते थे कि ये दाना वगैरह लेने के लिए, चारा वगैरह लेने के लिए, कुछ और चीजें सामान लेने के लिए, उनको वापस बुलाया जाए। तो ये अपना ये मुझे समझ नहीं आता कि अंग्रेजों की परंपरा कैसे बना दी गई है। तो ये इसलिए इस पर नेशनल डिबेट होना जरूरी है। आप इसको तानाशाह की तरह आप लागू नहीं कर सकते। तो आखिर फिर आप फिर वही 1962 वाला हाल होगा। बिल्कुल। एक जाते जाते मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं भाइयों साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत इम्पोर्टेंट भाषण है जो उन्होंने कमांड कॉन्फ्रेंस में जो दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी आर्मी डॉक्ट्राइन्स हैं या हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, इनको इंडिजिनाइज करने की ज़रूरत है, इनका भारतीयकरण करने की ज़रूरत है, देसीकरण करने की ज़रूरत है। तो उसको हम किस संदर्भ में समझे, वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हमें जो मॉडर्न मिलिट्री अफेयर्स हैं उनको दरकिनार कर देना चाहिए, जो हमारे पुराने ज़माने की फ़ौजें जो रणनीतियाँ बनाती थी, जो स्ट्रेटजीज़ बनाती थी, उनको फॉलो किया जाए? उसका क्या मायने हैं, उसके क्या मायने हैं? देखिए, जिनको सुरक्षा या रणनीति के बारे में पता नहीं, उनको उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। जो ये एक डॉक्ट्रिन जो होते हैं वो आप सारी दुनिया में से मिसाल लेके फिर जो बेस्ट एग्जांपल, जो सबसे अच्छे मिसाल होते हैं, उनको इकट्ठा करके फिर आपका डॉक्ट्रिन बनता है। ये नहीं कि भी आप अपने इतिहास में जाए। आप अपने इतिहास में क्या लेके आएंगे सामने? पानीपत की पहली लड़ाई में हार, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हार, पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार, खानवा की लड़ाई में हार है जी। अंग्रेजों ने लगातार भारतीय राजाओं को हराया है जी। जो मध्य एशिया से जो हमलावर आए वो लगातार हमें हराते रहे। तो आप वो डॉक्ट्रिन लाएंगे? क्या आप महाभारत में जाएंगे है जी? क्या ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेंगे? आप चक्रव्यूह इस्तेमाल करेंगे है जी? वो ठीक है कि ये बातें वगैरह होती है करते हैं, मगर जो जहां आप विजयी रहे हैं वो ही डॉक्ट्रिन हमेशा जो है ना तसल्ली बख्श और असरदार वही होता है। ये नहीं कि भी आप वो अपने इतिहास में जाए वगैरह। ये तो आप आधुनिक जो आपके सामने आप देखो, सारे जो फौजी हैं जो बाहर हैं वो रूस और यूक्रेन की युद्ध के बारे में सोच रहे हैं कि उसको स्टडी कर रहे हैं। ये नहीं कि भी वो अपना
1550 में जो मध्य भारत में हुआ था वो लड़ाइयां लड़ रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो अपना मेरा समझ है कि ये तो हास्यहीन किस्म का एक बयान है। आप जी जी मुझे लगता है हमारा संपर्क मनदीप बाजवा से टूट गया। मतलब बातचीत भी हमारी बिल्कुल समाप्त होने पर ही थी, और जो बातें मुझे उनकी बातचीत से समझ आई हैं वो ये हैं कि इस तरह के जो मसले हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, बेहद संवेदनशील मसले हैं। इनमें बहुत फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। हालांकि सरकार कह रही है कि अभी फ़िलहाल ये प्रस्ताव हैं, इनके ऊपर बहस होगी, उसके बाद सरकार जो है कोई अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन जैसा कि बाजवा जी ने कहा कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, मान कर चलना चाहिए कि ये फैसले हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर काफ़ी मसला खड़ा हो सकता है। फ़िलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, और आपसे हम दोबारा मिलते रहेंगे। आप N1 लाइव देखते रहिए, हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए, और इसी तरह की एक बहस के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।